हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सीखने सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों यह सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। इसमें कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं। टॉलमैन ने दिया था चिन्ह अंतर्दृष्टि सिद्धांत या उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद। इसके बाद CS हल ने दिया था प्रबलन सिद्धांत या सबलीकरण का व्यवस्थित सिद्धांत। इसके बाद है दोस्तों गुथरी ने दिया था समीपता का सिद्धांत या एक प्रयास अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। दोस्तों पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो दोस्तों यह विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था के समय होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समय होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष होता है 11 से 15 वर्ष। और इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, 0 से 2 वर्ष को गोदी का बच्चा कहते हैं, 2 से 7 वर्ष को खेलने की उम्र कहते हैं, 7 से 11 वर्ष को स्कूल में तर्क शुरू करने की वर्ष कहते हैं, और 11 से प्लस वर्ष को टीनेज या अमूर्त सोच के कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। वाइंगोत्स्की के अनुसार ZPD में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों वाइंगोत्स्की के अनुसार, अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइंगोत्स्की के ZPD में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों ZPD में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे हटाना। क्या है दोस्तों? अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे हटाना ZPD में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर में आता है। दोस्तों यह किस स्तर में आता है? उत्तर परंपरागत स्तर में। किस स्तर में आता है दोस्तों? उत्तर परंपरागत स्तर में आता है नैतिक विकास का सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्था का मनोसामाजिक द्वंद्व है। तो दोस्तों 6 से 12 वर्ष की मनोसामाजिक अवस्था का द्वंद्व क्या है? परिश्रम बनाम हीनता। क्या है दोस्तों? परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतः वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है। दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतः वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है स्वयं को समझना। क्या है दोस्तों? स्वयं को समझना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतः वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है स्वयं को समझना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चल ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थार्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों थार्नडाइक के तत्परता का नियम संबंधित है सीखने के लिए मानसिक तैयारी। किससे संबंधित दोस्तों? सीखने के लिए मानसिक तैयारी से संबंधित है थार्नडाइक का तत्परता का नियम। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत दिया था फेस्टिंगर ने। किसने दिया था दोस्तों? फेस्टिंगर ने
दिया था संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत, ठीक है। और अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बीएफ स्कीनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। और इयान पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्चा वस्तु के सामने से हटने पर भी उसके अस्तित्व को मानता है, यह पियाजे की कौन सी अवधारणा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, टेट सीटेट में। तो यह मानता है वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को बच्चा मानता है, वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा को मानता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में मदद करना और सुधार। क्या होना चाहिए दोस्तों? सीखने में मदद करना और सुधार। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? कोहलर ने दिया था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित अधिगम अक्षमता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। लिखने की क्षमता संबंधित दोस्तों डिसग्राफिया। बोलने की क्षमता संबंधित है डिस्फेजिया। और गणित की क्षमता संबंधित है डिस्कैलकुलिया से। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगभग सभी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। डिस्ग्राफिया में बच्चे को कौन सी कठिनाई होती है? अभी सवाल आया था दोस्तों, डिस्ग्राफिया में बच्चे को किसमें कठिनाई होती है? तो दोस्तों डिस्ग्राफिया में बच्चों को कठिनाई होती है लिखने में। किसमें कठिनाई होती है दोस्तों? बच्चों में लिखने में कठिनाई होती है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो दोस्तों इसकी ऑप्शन आइए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है विविधता को स्वीकार कर सभी की जरूरत पूरी करना। तीसरा ऑप्शन है विशेष बच्चों को अलग करना। चौथा ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर फोकस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विविधता को स्वीकार कर सभी की जरूरत पूरी करना। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही हो जाएगा, विविधता को स्वीकार कर सभी की जरूरत पूरी करना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की आयु है। तो दोस्तों आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की आयु कितनी है? 6 से 14 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा की आयु है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा मूल्य सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का प्रत्याशा मूल सिद्धांत दिया था एटकिंसन ने। किसने दिया था दोस्तों? एटकिंसन ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा मूल्य सिद्धांत दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? दोस्तों सबसे ऊपरी स्तर हो जाएगा आत्मसिद्धि। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आत्मसिद्धि हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक बच्चा बार बार एक ही गलती करता है तो व्यवहारवाद के अनुसार क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक बच्चा है जो एक ही गलती बार बार करता है, दोस्तों व्यवहार के अनुसार उस बच्चे को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उस बच्चे को करना चाहिए प्रबलन की व्यवस्था बदलना चाहिए, उसके प्रबलन की व्यवस्था को बदलना चाहिए। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नकारात्मक प्रबलन का अर्थ है। तो दोस्तों नकारात्मक प्रबलन का अर्थ है, आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। दंड देना, पहला ऑप्शन है दोस्तों दंड देना। दूसरा ऑप्शन है अप्रिय उद्दीपक हटाकर व्यवहार करना। तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार को छीन लेना। चौथा ऑप्शन है डांटना। तो दोस्तों नकारात्मक प्रबलन का अर्थ है
अप्रिय उद्दीपक हटाकर व्यवहार बढ़ाना। ठीक है, नकारात्मक प्रलोभन का अर्थ है अप्रिय उद्दीपक हटाकर व्यवहार बढ़ाना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चॉम्स्की चॉम्स्की का लैड किससे संबंधित है? दोस्तों चॉम्स्की का LAD लैड किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है भाषा अर्जन से। किससे संबंधित दोस्तों? भाषा अर्जन से संबंधित है चॉम्स्की का लैड। ठीक है, आइए इसकी और जानकारी देखते हैं। लैड क्या है? तो दोस्तों लैड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन यंत्र। इसे नाम चॉम्स्की ने 1965 में दिया था। ये कोई असली यंत्र नहीं है बल्कि दिमाग की एक काल्पनिक जन्मजात क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा था? तो दोस्तों किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने। किसने कहा था दोस्तों? स्टेनली हॉल ने इसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा था। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इसकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ज्ञान देने वाला, सुविधादाता या मार्गदर्शक, अनुशासक या मूल्यांकन करता। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुविधादाता या मार्गदर्शक। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता की या मार्गदर्शक की। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवधारणा मानचित्र का उपयोग किसके लिए सबसे अच्छा है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। रटने के लिए, अर्थपूर्ण सीखने और संबंध समझने के लिए, तेज लिखने के लिए या अनुशासन के लिए। तो दोस्तों अवधारणा मानचित्र का उपयोग किसके लिए सबसे अच्छा होता है? अर्थपूर्ण सीखने और संबंध समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचनावाद के अनुसार ज्ञान होता है। तो दोस्तों रचनावाद के अनुसार ज्ञान क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक, पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा स्थानांतरित, दूसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित, तीसरा ऑप्शन है किताब में लिखा, चौथा ऑप्शन है जन्मजात। तो दोस्तों रचनावाद के अनुसार ज्ञान क्या होगा? बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित। ठीक है दोस्तों, बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित ज्ञान को रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जेंडर रूढ़िवादिता को कक्षा में कैसे तोड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता को कक्षा में कैसे तोड़ेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। पहला ऑप्शन है लड़के लड़कियों को अलग बिठाकर, दूसरा ऑप्शन है सभी को समान भूमिका देकर, तीसरा ऑप्शन है लड़कियों को सिलाई, लड़कों को खेल देकर, चौथा ऑप्शन है चर्चा ही न करके। तो दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता को कक्षा में कैसे तोड़ेंगे? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी को समान भूमिका देकर। कैसे दोस्तों? सभी को समान भूमिका देकर जेंडरवादिता को तोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य घटक नहीं है। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव आकलन, दूसरा ऑप्शन है सम्मेटिव आकलन, तीसरा ऑप्शन है केवल वार्षिक परीक्षा, चौथा ऑप्शन है सहशैक्षिक क्षेत्र। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य घटक इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? केवल वार्षिक परीक्षा। ठीक है दोस्तों, वो केवल वार्षिक परीक्षा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य घटक नहीं होगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक 5 साल का बच्चा कहता है चांद मेरे साथ चल रहा है, यह पियाजे के अनुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक 5 साल का बच्चा कहता है चांद मेरे साथ चल रहा है, यह पियाजे के अनुसार है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। जीववाद, अहम केंद्रवाद, कृत्रिमवाद या संरक्षण। तो दोस्तों यह क्या कौन सी अवस्था हो जाएगी?
जीववाद। कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों? जीववाद अवस्था हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बहुसंवेदी शिक्षण किसके लिए सबसे जरूरी है? ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। प्रतिभाशाली बच्चे, अधिगम अक्षम बच्चे, औसत बच्चे, और चौथा ऑप्शन है किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों बहुसंवेदी शिक्षण यह जरूरी हो जाएगा अधिगम अक्षम बच्चों के लिए। किसके लिए जरूरी हो जाएगा दोस्तों? अधिगम अक्षम बच्चों के लिए बहुसंवेदी शिक्षण जरूरी हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है दोस्तों। अग्रिम संगठक एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग किसने बताया? दोस्तों अग्रिम संगठक एडवांस ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किसने बताया था? आशुबेल ने। किसने बताया दोस्तों? आशुबेल ने बताया था अधिगम संगठक। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्लूम टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है दोस्तों। ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप में सबसे उच्च स्तर है। तो दोस्तों सबसे उच्च स्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? सृजन करना। सृजन करना सबसे उच्च स्तर है ब्लूम टैक्सोनॉमी के संशोधित रूप में। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग पर किसने बल दिया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग पर किसने बल दिया? तो दोस्तों मॉडलिंग पर बल दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था दोस्तों मॉडलिंग पर बल? अल्बर्ट बंडूरा ने। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ADHD का पूरा नाम, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। ADHD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ADHD का पूरा नाम हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो आकलन का उदाहरण है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन का उदाहरण क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्टफोलियो का आकलन का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों फॉर्मेटिव। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शब्द दिया था? दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शब्द दिया था? तो जुंग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शब्द जुंग ने दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक बच्चे की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों सृजनात्मक बच्चे की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी इनमें से? अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपसारी चिंतन हो जाएगा सृजनात्मक बच्चे की मुख्य विशेषता। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है दोस्तों। दंड से सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यवहार स्थायी रूप से सुधरता है, अस्थायी दमन नकारात्मक संवेग, अभिप्रेरणा बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी दमन और नकारात्मक संवेग बढ़ता है। अगर किसी बच्चे को दंड से सिखाने का प्रयास करेंगे तो उसके अंदर अस्थायी दमन और नकारात्मक संवेग बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 के अनुसार 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष की है? तो दोस्तों फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है दोस्तों? 5 वर्ष की होती है फाउंडेशनल स्टेज। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि EQ का संप्रत्यय किसने लोकप्रिय किया? दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि EQ का संप्रत्यय लोकप्रिय किसने किया था? गोलमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय लोकप्रिय किया था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल अपराध का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है। तो दोस्तों बाल अपराध का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है उपेक्षा और दोषपूर्ण पालन पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बाल अपराध क्यों बढ़ता है?
बच्चे की उपेक्षा और दोषपूर्ण पालन पोषण से बाल अपराध बढ़ता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेल विधि को शिक्षा में सबसे पहले किसने महत्व दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। खेल विधि में शिक्षा को सबसे पहले महत्व दिया था फ्रॉबेल ने। किसने दिया था दोस्तों? फ्रॉबेल ने खेल विधि को शिक्षा में सबसे पहले महत्व दिया था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति में डिडैक्टिक उपकरण का उद्देश्य है। दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति में डिडैक्टिक उपकरण का उद्देश्य है इंद्रियों का प्रशिक्षण स्वशिक्षा द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंद्रियों का प्रशिक्षण स्वशिक्षा द्वारा मॉन्टेसरी पद्धति में डिडैक्टिक उदाहरण का उद्देश्य है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बना सकूं और यह वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा अगला सवाल है, सीखने का स्थानांतरण शून्य होता है, शून्य होगा जब। तो कब सीखने का स्थानांतरण शून्य होगा दोस्तों? जब दो कार्यों में कोई समान तत्व न हो। जब दो कार्यों में कोई समान तत्व न हो तो सीखने का स्थानांतरण शून्य हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य आधार नहीं है। तो दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य आधार इनमें से कौन सा हो जाएगा? जाति। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य आधार इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो जात इनमें से व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य आधार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समस्या समाधान विधि का पहला चरण है। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि का पहला चरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों समस्या की पहचान। क्या है दोस्तों? समस्या की पहचान समस्या समाधान विधि का पहला चरण है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी बच्चों की विशेषता है। दोस्तों अंतर्मुखी बच्चों की विशेषता क्या है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भीड़ पसंद करना, एकांत में चिंतन करना, नेतृत्व करना, तेज बोलना। तो दोस्तों अंतर्मुखी बच्चों की विशेषता होती है एकांत में चिंतन करना। क्या विशेषता होती है दोस्तों? एकांत में चिंतन करना। ठीक है, एकांत में चिंतन करना अंतर्मुखी बच्चों की विशेषता होती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CAT किसके मापन के लिए है? तो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CAT व्यक्तित्व मापन के लिए। किसके मापन के लिए है दोस्तों? व्यक्तित्व मापन के लिए है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुनर्बलन पुनर्बलन सारणी का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों पुनर्बलन सारणी का प्रयोग किया था स्कीनर ने। BF स्कीनर ने किया था पुनर्बलन सारणी का उपयोग। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी करने वाला सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो बच्चों के बालों का रंग। दोस्तों बच्चों के बालों का रंग सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, अस्थि बाधित बच्चों के लिए या मानसिक बच्चों के लिए? दोस्तों श्रवण ब्रेल लिपि होती है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सहकारी अधिगम में जिग्सा तकनीक का उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सहकारी अधिगम में जिग्सा तकनीक का उद्देश्य होता है दोस्तों परस्पर निर्भरता से सीखना। क्या उद्देश्य होता है दोस्तों जिग्सा तकनीक का उद्देश्य? परस्पर निर्भरता से सीखना। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और यह हमारा लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 स्कूल शिक्षा के लिए किस वर्ष आधारित है? तो दोस्तों स्कूल शिक्षा के लिए किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 NEP 2020 पर आधारित है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी साथ दोस्तों हमारे सभी प्रश्न 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बंद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।